हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दुर्गेश एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास जो चलेगी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। इसको देने वाले थे जीन पियाजे। ये कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लीजिए अगर यूपी टेट की बात करें तो उसमें सिर्फ यही पूछ देता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप टिक कर देंगे जीन पियाजे दिए थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, और यह क्या थे? तो ये मनोवैज्ञानिक थे। मतलब यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सी टेट में कंसेप्ट पूछा जाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, समझ पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब इस क्लास को आप लेंगे तो इसमें आपका यूपी टेट को भी क्लियर कर सकते हैं और सुपर टेट को में भी फ़ायदा करेगा। जो बिहार सुपर टेट होने वाला उसमें भी पूरी तरह से काम करेगा, और सी टेट के लिए तो 100% काम करेगा ही करेगा। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें देखिए जीन पियाजे कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने क्या बताया था कि इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। अब देखिए जैविक परिपक्वता क्या होती है। जैसे मान लीजिए बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, उसके दिमाग में, उसके माइंड में क्या होगा, मतलब वो अंदर से परिपक्व होता जाएगा, समझदार होता जाएगा। तो उसी को जीन पियाजे सर ने क्या बोला है? जैविक परिपक्वता बोला है, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन बोला है। ठीक है, और अपने दिमाग में वो क्या करता है, उसी जैविक परिपक्वता से ही अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की क्या करता है, वो कंसेप्ट बना लेता है। ठीक है ना। देखिए जीन पियाजे ने इनकी एक बहुत ही फेमस डिफिनेशन है, बहुत ही फेमस थ्योरी है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यह कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने बताया है, कहा है? तो जीन पियाजे सर ने कहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इस थ्योरी को भी आपको याद रखना है यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार सुपर टेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। देखिए कुछ कंसेप्ट है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ कंसेप्ट है जो कि बहुत ही पूछे जाते हैं, खास करके सी टेट में। तो इसमें देखिए पहला कंसेप्ट है अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है ना कि अनुकूलन, जैसे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। जैसे मान लीजिए कोई अगर हिंदी भाषी बालक है तो क्या करेगा, वो हिंदी बोलना अपने पर्यावरण के अनुसार ही सीख जाएगा। ठीक है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अनुकूल उस भाषा को सीखने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, तो अनुकूलन क्या है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। यानी अगर हिंदी भाषी क्षेत्र बालक है तो वो हिंदी सीख जाएगा, भोजपुरी वाला बालक है तो वो अपने पर्यावरण में जैसी वहाँ की बोली रहेगी वो वैसा सीख जाएगा। अगर अंग्रेज़ के पास छोड़ देंगे तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। वो क्या कर रहा है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। अब देखिए अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती है। एक पहली होती है आत्मसातकरण, जिसको एसिमिलेशन बोला जाता है, और दूसरा होता है समायोजन, जिसको एकोमोडेशन बोला जाता है। इन दोनों चीज़ को एक साथ में समझते हैं। देखिए एसिमिलेशन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत ही फेमस एग्जांपल चल रहा है इसमें सी टेट में कि कुत्ता और बिल्ली का। तो मान लीजिए आपने कहीं पे अपने गांव में कुत्ता देखा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, वो भौं-भौं करता है। ठीक है, तो आपका पूर्व ज्ञान क्या है कि आपने कुत्ता देखा तो उसके 4 पैर होते हैं। फिर आपने बिल्ली देख लिया, उसके भी 4 पैर होते हैं। तो वो क्या हुआ, तो आप एसिमिलेशन करेंगे, मतलब आत्मसातकरण करेंगे कि जो बिल्ली है, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। तो क्या हो गया, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़कर क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोला जाता है। और एकोमोडेशन में क्या होता है, समायोजन में क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान है उसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, परिवर्तन का मतलब मान लीजिए जैसे आपने इसमें डिफरेंस कर लिया कि मान लीजिए कुत्ता जो है वो भौं-भौं करेगा, बिल्ली जो है म्याऊं-म्याऊं करेगी। तो वो क्या कर रहे हैं, आप एकोमोडेशन कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है ना, परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके जो वातावरण के साथ क्या है, तालमेल बैठा लेंगे। यानी कि कुत्ता भौं-भौं करता है, बिल्ली म्याऊं-म्याऊं करती है, तो क्या हो गया, समायोजन हो गया। आत्मसात में क्या था, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लिए हैं कि मतलब कुत्ता भी ऐसा होता है, 4 पैर उसके होते हैं, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं। लेकिन इसमें आप परिवर्तन कर लें कि नहीं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और कंसेप्ट है साम्य धारण, जिसको बोला जाता है या संतुलन या फिर इक्विलिब्रियम बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एसिमिलेशन होता है और एक्कोमोडेशन होता है, इसमें संतुलन बैठाया जाता है।
एक्विलिब्रेशन में क्या किया जाता है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच क्या करता है, संतुलन कायम करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विलिब्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए स्कीम्स और स्कीमा क्या होता है। स्कीम्स क्या होता है, अनुभव या व्यवहार, जो हमारे अनुभव या व्यवहार होते हैं उनका संगठित करने का जो हमारे कंसेप्ट होता है, हमारे दिमाग में जो ज्ञान होता है उसकी संरचना को हम क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट है स्कीमा है। स्कीमा बहुत ही, स्कीमा क्या होता है पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है, जैसे मान लीजिए मैं कुत्ता कहूँगा तो आपके दिमाग में क्या बन जाएगा, कुत्ते की एक तस्वीर बन जाएगी। तो जो तस्वीर बन रही है उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। मैंने आप बिल्ली बोला तो आपके दिमाग में क्या बन गया, बिल्ली की एक तस्वीर बन जाएगी, उसके उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो इस थोड़ा समझ लेते हैं। और देखिए मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इसमें यूपी टेट में पूछा जाता है कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप बता सकते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। बहुत ईजी है। तो यूपी टेट बी टेट में पूछा जाता है सब कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं होती हैं। जबकि सी टेट में कंसेप्ट पूछा जाता है जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखिए पहली अवस्था जो है संवेदीय पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होते हैं बच्चे, उनको क्या बोलता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, उसकी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है, उसका सेंसरी ऑर्गन्स। इसके थ्रू बच्चा क्या करता है, सीखता है। और बच्चों में क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका गुण आ जाता है। अब इसको समझते हैं वस्तु अस्थायित्व को यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को। जैसे मान लीजिए कोई बालक है छोटा, 2 साल के कम का है, 2 साल तक है, तो किसी छुपी हुई वस्तु को मान लीजिए अगर वो उसको समझ जाएगा कि कहाँ कोई वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए आपने शाम को ड्यूटी से आए, आपने चाबी अलमारी पर रख दी और आप सुबह में भूल गए, लेकिन बालक उसको देखा है तो उसको सुबह में बता देगा इशारे के थ्रू कि पापा यहाँ पे चाबी रखी हुई है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु अस्थायित्व बोला जाता है, ठीक है ना। और इसमें देखिए अगली अवस्था क्या है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बीच में होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह क्या होता है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, क्रिया करने की पहले की अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करेगा कि सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। इसमें देखिए कुछ कंसेप्ट है कि जीववाद किसे बोला जाता है, यानी कि एनिमिज्म क्या होता है, इसको समझते हैं। कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। अब कैसे अंतर नहीं कर पाएगा, मान लीजिए कोई बच्चा है 5 साल का या 7 साल के नीचे का, तो वो जा रहा है और दीवार से लड़ गया या फिर दरवाजे से लड़ गया तो वो नीचे गिर जाएगा, तो वो रोने लगता है। तो फिर उसकी मम्मी आती है तो दरवाजे को मार देती है, तो बच्चा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है। बच्चा क्या कर रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि जो दरवाज़ा है वो निर्जीव है, ठीक है। तो बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं। अगला है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित यानी कि एगोसेंट्रिज्म। इसमें बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा रिमोट को ले लिया तो उसने डोरेमोन लगा दिया, मोटू पतलू लगा दिया, वो सोचेगा कि मुझे जो पसंद है, जो मैं देख रहा हूँ वही ठीक है, बाकी मेरी सोच सब ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ सब ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अहम केंद्रित, यानी कि खुद अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एगोसेंट्रिज्म। अगला देखिए अपलटावाई। अपलटावाई क्या होता है, इसमें क्या करता है बच्चा कि संख्या या फिर समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बच्चे को कह देंगे कि 4+6 कितना होता है, तो वो बता देगा 10, ठीक है। लेकिन यदि उसी संख्या को अगर पलट देंगे तो वो नहीं बता पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपलटावी। अपलटावी का गुण इसमें नहीं आ पाता। अगला है मुद्रा कंसेप्ट, दूरी का कंसेप्ट, भार का कंसेप्ट, ऊंचाई का कंसेप्ट और संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता, ये सब, इन सब का कंसेप्ट जो है, इन सब के कंसेप्ट की कमी होती है। यानी मान लीजिए अगर बच्चा है कोई, उसको हम खूब ढेर सारा सिक्का दे देंगे, उसके सामने रख देंगे, ढेर सारा सिक्का रख देंगे और एक नोट रख देंगे। मान लीजिए सिक्का जो है 500 है और नोट जो है
2000 का है तो बच्चा कहाँ पे जाएगा, वो सिक्के की तरफ भागेगा। मतलब उसके अंदर क्या है कि जो मुद्रा का कंसेप्ट है नहीं आया है, ठीक है, उसकी कमी है। और वही चीज़ दूरी में भी है, वही चीज़ भार, ऊंचाई, संरक्षण या क्रम निर्धारण युक्त। मतलब क्रम निर्धारण क्या होता है कि मान लीजिए किसी सीरियल में नंबर को रखना है, किसी चीज़ को रखना है बॉक्स को, कि मान लीजिए जो सबसे छोटा ऊपर रहेगा उससे मान लीजिए सबसे बड़ा नीचे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब क्रम का निर्धारण नहीं कर पाएगा। इसका कंसेप्ट इसमें नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है कि बच्चा जब किसी वस्तु की सभी सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल किसी वालों को, इस समय तो मोबाइल सबके पास है, तो वो मोबाइल में वो क्या देखेगा, या तो सिर्फ यूट्यूब देखेगा या फिर उसमें गेम खेलेगा, यूट्यूब या फिर गेम जो भी सिर्फ एक ही काम करेगा, या फिर उसमें शॉर्ट्स वीडियो देखेगा। तो बच्चा क्या कर रहा है कि उसकी मोबाइल के अंदर तो बहुत ढेर सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, यूट्यूब देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है या फिर कोई कार्टून देख रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दे रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। अगली अवस्था है तीसरी अवस्था, जिसको बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ को देखकर, यानी जो मूर्त है ना, मतलब सामने रखी हुई चीज़ को देखकर कुछ कर सकता है और उन पर चिंतन शुरू कर देता है। मतलब सामने चीज़ें रखी हुई है तभी वो चिंतन कर पाएगा, ठीक है ना। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त का मतलब भी होता है कि जो हमारे सामने रखी हुई चीज़ है जो हमें दिखाई दे। और इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता, सबका कंसेप्ट क्या होता है, इन सबका गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। और इसमें बच्चा क्या करता है कि आगमनात्मक तर्कना शुरू कर देता है, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग इसके अंदर करता है, यानी कि जब उदाहरण पे तर्क देने लगता है इसमें प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। अगला है और लास्ट है कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होता है। इसमें ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, और इसको हम बोलते हैं निगमनात्मक तर्कना। इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है, ठीक है ना, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। देखिए फ्रेंड्स, यही था जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसानी तरीके से आपको हम बता दें, बहुत कम समय में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह कंटेंट आपको रोज़ मिलता रहेगा। और CTET बहुत ही अच्छे नंबर से आप उड़ाने वाले हैं इस बार। बस कंटिन्यू इस तरह लगे रहिए, कुछ दिनों में जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं सभी 5 सब्जेक्ट की, ठीक है ना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।